Starting with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Welcome back to Being Accountant platform. Your facilitator here, Muhammad Ali. Today we are going to start our lecture number 4, chapter number 2. In today's lecture, we are going to learn about non-manufacturing cost, product cost versus period cost, comparison, merchandising and manufacturing activities, inventory flows, schedule of cost of goods manufactured, and product cost flows. तो अब तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉस्ट है क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, हमारी जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है। तो अब हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक टॉपिक है। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो है जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पे नहीं आ रही होती है, बल्कि जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. Marketing or selling cost and administrative cost. These are the two costs which are the part of non-manufacturing cost. Cost necessary to get the order and deliver the product. Marketing और selling cost का मतलब क्या है कि आप वो अमाउंट जो खर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, तो आप उसको मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लरिकल कॉस्ट, वो सारे खर्चे जो आप सुपरवाइजर्स को दे रहे हैं या एग्जीक्यूटिव्स को दे रहे हैं या जो क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ है उनको पे कर रहे हैं अमाउंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे. प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. जी. हमने बात की थी कि प्रोडक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट आती हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कंज्यूम होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसमें आपकी इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है. इन्वेंट्री आपको नज़र आएगी बैलेंस शीट में, और जब आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो वो आपको फिर नज़र आती है इनकम स्टेटमेंट में इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. Period cost include all marketing or selling cost and administrative cost. और ये आपको एक्सपेंसेस कहाँ नजर आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में नजर आते हैं. कंपेयरिंग मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. मर्चेंडाइजर और मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस है. मर्चेंडाइजर क्या करते हैं कि बने बनाए प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनको आगे सेल कर देते हैं और फिर उनके आगे सेल कर देते हैं. अब वो किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे होते. जैसे आपने देखा होगा जो मार्ट होते हैं या जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन एक भी प्रोडक्ट उन्होंने खुद नहीं बनाया, वो जस्ट परचेज करके आए और आगे सेल कर रहे हैं. अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को फिर वो आगे सेल आउट करते हैं. तो मर्चेंडाइजर और मैन्युफैक्चरर में ये डिफरेंस है. मर्चेंडाइजर के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपकी कॉमन लाइफ में, आप देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे. आप सुबह सुबह किसी शॉप पे जाते हैं और वहां से जाके बिस्किट परचेज करते हैं, और वो बिस्किट उसने खुद नहीं बनाए. या ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं आप जाके स्टोर से ले रहे होते हैं, वो उसने खुद नहीं बनाई है. या अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं वहां से जाके दवाई लेते हैं तो वो भी उसने खुद नहीं बनाई है, वो जस्ट परचेज करके है और आगे सेल कर रहा है. अब मैन्युफैक्चरर्स कौन है, मैन्युफैक्चरर्स वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो खुद बनाते हैं चीज़ों को. जैसे आप कह सकते हैं कि जो पेप्सी के मेकर्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे लेज वाले हैं वो हैं, या जो टोयोटा कार वाले हैं, अभी वो लोग हैं, ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो खुद रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से फाइनल प्रोडक्ट बना के फिर सेल आउट करते हैं. मर्चेंडाइजर और मैन्युफैक्चरर की जो बैलेंस शीट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है. उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो आपके मर्चेंडाइजर है उनके करंट एसेट में होता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री. जस्ट वन वर्ड है जिसमें वो बने बनाए प्रोडक्ट ला रहे हैं. ऑन अदर हैंड जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो उनके पास अगेन कैश, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस आर सेम, लेकिन इन्वेंट्री आपको तीन जगह पे वहाँ पे नजर आएगी.
रॉ मटेरियल फॉर्म में, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, ये तीन हिस्सों में आपको वहाँ पे इन्वेंट्री नजर आएगी मैन्युफैक्चरर के पास। तो व्हाट इज रॉ मटेरियल? मटेरियल्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, वो चीजें जिनको अभी आपने प्रोसेस करना है। व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? पार्शियली कंप्लीट प्रोडक्ट्स, सम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हैज बीन एडेड, वो मटेरियल जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हो गया है और वो आधे कंप्लीट हैं, अभी उनके ऊपर काम होना है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड प्रोडक्ट आर वेटिंग फॉर सेल। तो फिनिश गुड्स साउंड लाइक फिनिश, वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल मुकम्मल तैयार है और अब आगे सेल करने के लिए रेडी है। The income statement, cost of goods sold for manufacturer differs only slightly from cost of goods sold for merchandiser। अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आप लिखते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बिगिनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्लस परचेज, सो गुड्स फॉर, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएंगे, उसमें से आप एंडिंग मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑन अदर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप पहले लिखते हैं बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, उसमें आप ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो आपके पास आते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से आपने लेस करना है एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सो देन यू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So that is the difference in the merchandising company and manufacturing company. So what is the flow of inventory? इन्वेंट्री का फ्लो ये है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपके पास कितना अमाउंट या बैलेंस में या कितने यूनिट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। फिर आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं चीज़ें। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट थे और हमने 10 और खरीदे, तो अब वो क्या हो गया, उसमें एडिशन हो गए, ऐड हो गए, तो अभी हमारे पास अवेलेबल कितने हो गए, 10 + 10 इज इक्वल टू 20। नाउ वी हैव 20 यूनिट अवेलेबल। अब इसमें से फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हम सेल करने लगे हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि आपके पास एंडिंग बैलेंस कितना है। अवेलेबल माइनस विथड्रॉल इज इक्वल टू एंडिंग बैलेंस। 10 थे, 10 और परचेज किए तो 20 हो गए, 20 में से हमने 15 सेल कर दिए, तो फिर हमारे पास कितने रह गए, 5 रह गए। सो दैट इज द प्रोसेस how you calculate your inventory. So we have an example over here. If your inventory balance at the beginning of the month was $1,000, you bought 100 during the month and sold 300 during the month, what would be the balance at the end of the month? So आपके पास 1,000 रुपए की इन्वेंट्री थी, आपने 100 रुपए की और खरीद की, तो आपके पास कितने की होगी, 1,100 रुपए की हो गई। और फिर आपने सोल्ड किए 300 रुपए की इन्वेंट्री इन द मंथ, 1,100 की थी, 300 की सेल कर दी, तो अब आपके पास कितना बैलेंस मौजूद है। अब इसका आंसर चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1,000 रुपए की थी, 100 की परचेज की तो 1,100 की हो गई, 300 की आपने सेल कर दी, 1,100 में से 300 रुपए की गई, तो नाउ यू हैव अ 800 बैलेंस एट द एंड। 1,000 रुपए की थी, 100 की परचेज की, 1,100 की, 1,100 में से 300 की बेच दी, तो अब आपके पास 800 रुपए का बैलेंस है। So that is the simple process of calculating the inventory. Schedule of cost of goods manufacture. Calculate the cost of raw material, direct labor and manufacturing overhead used in production. Calculate the manufacturing cost associated with the goods that were finished during the period. So अब हम यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से cost of goods को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, उसका शेड्यूल किस तरीके से बनता है। तो हेयर इज प्रोडक्ट कॉस्ट फ्लो। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को काउंट करते हैं। अब रॉ मटेरियल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बिगिनिंग रॉ मटेरियल आप पहले देखते हैं कितना था, उसके बाद फिर आपने रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन। उसके बाद फिर आप एंडिंग रॉ मटेरियल उसमें से निकालते हैं, तो आपको पता लगता है कि अब कितना रॉ मटेरियल यूज हो गया है प्रोडक्शन में। अगर हम इसको सिंपल से एग्जांपल की बात करें, आपके पास एक वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस पे आप रॉ मटेरियल को पहले जमा करते हैं और फिर उससे अगले डिपार्टमेंट में आप उसको भेजते हैं। सो वेयर हाउस में आपने देखा कि ऑलरेडी आपके पास 20,000 का रॉ मटेरियल मौजूद था और आप गए, आपने 30,000 का और परचेज किया,
तो बिगिनिंग रॉ मटेरियल था 20,000 का, 30,000 का और परचेज करके आए, 20 और 30 को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50,000। सो दैट इज रॉ मटेरियल अवेलेबल। रॉ मटेरियल अवेलेबल कितने का हो गया? 50,000 का। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल रह गया। हम कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास रह गया 10,000 का। अब 50,000 का था, सिर्फ 10,000 का रह गया, तो बाकी कितने का जो रॉ मटेरियल है वो यूज हो गया प्रोडक्शन के लिए, दैट इज अबाउट 40,000। तो 40,000 का जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली चला गया है आगे। अब ये जो रॉ मटेरियल का प्रोसेस है इसको हमने आगे भेजना है डिपार्टमेंट में। तो 3 डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास। सबसे पहले रॉ मटेरियल है, फिर वर्क इन प्रोसेस है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद फिर आपका फिनिश गुड है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन जो है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब इस डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर काम होने जा रहा है। कैसे काम हो रहा है? आपकी डायरेक्ट लेबर इसके ऊपर काम कर रही है। As items are removed from raw material inventory and placed into the production process, they are called direct material. अब रॉ मटेरियल से जब वो आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके ऊपर आ रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। अब उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ऐड होगा, तो फिर वो आपको मालूम हो जाएगा कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर टू कन्वर्ट द डायरेक्ट मटेरियल इनटू ए फिनिश प्रोडक्ट। जब आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फाइनल गुड्स में, फिनिश गुड्स में। सो डायरेक्ट मटेरियल फिर आपकी उसमें ऐड होती है डायरेक्ट लेबर, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड हो रहा होता है, तो फिर आपको पता लगता है कि ये आपका आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाती है वर्क इन प्रोसेस में। वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस में आप देख रहे होते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कितना वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें पड़ी हुई हैं। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें आप ऐड करेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस फॉर द पीरियड। All manufacturing costs incurred during the period are added to beginning balance of work in process। तो आप क्या करेंगे? जो वर्क इन प्रोसेस पहले आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होती है जिनके ऊपर काम हो रहा है, अब उसमें आप ऐड कर देंगे वो चीज़ें जो अभी आपने भेजी हैं वहाँ पे। तो फिर आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाता है पीरियड का। जब इसमें से आप एंडिंग माइनस कर देंगे कि भाई अब कितना रह गया है हमारे पास जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने प्रोडक्ट थे जो अभी कंप्लीट हो गए हैं और अगले डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। सो टोटल वर्क इन प्रोसेस फॉर द पीरियड। अब इसमें से जब आपने माइनस किया एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आपको पता लगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी हो गई है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गुड्स दैट आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल तैयार हो गए वो कहाँ जाएंगे? वो फिनिश गुड्स की तरफ जाएंगे। देयर वी गो। सो फिनिश गुड में भी आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बने हुए होते हैं, बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब आप उसमें ऐड करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो आपके पास आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से आप लेस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो आपको पता चलेगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हुई है अभी तक। तो हेयर इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो, एक प्रोसेस आपको दिखाया गया है यहाँ पे। कॉस्ट कौन सी है? मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मटेरियल जो परचेज होता है उसको हम किस तरीके से फ्लो में शो करते हैं बैलेंस शीट में? सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हम करते हैं प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आते हैं फिनिश गुड्स। अब ये जो फिनिश गुड्स आ गए हमारे पास, इनका क्या करना है? इनको हमने करना है सेल। तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। ऑफ कोर्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिलती है, जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी आई है। अब इसके अलावा आपके पास पीरियड कॉस्ट भी आ रही होती है वहाँ पे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये दो चीज़ें आपके पास हैं जो आपने पीरियड में एंड करनी होती हैं, और ये आपको कहाँ नजर आएंगी? ये आपको नजर आएंगी इनकम स्टेटमेंट में। So here are the example. Beginning raw material inventory was 32,000. During the month, 2,76,000 of raw material was purchased. Account at the end of the month reveals that 28,000 of raw material was still present. What is the cost of direct material used?
अच्छा जी, वो कह रहा है कि 32,000 रुपये का रॉ मटेरियल आपके पास पहले से मौजूद था, 2,76,000 रुपये का आपने और परचेज किया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लस देम। 32,000 को 2,76,000 में ऐड कर देंगे। सो 270 में पहले 30 ऐड कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3। 2 और 6 हो गए 8, सो 3,08,000 आपके पास हो गया अवेलेबल। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है एंडिंग इन्वेंट्री को। अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ रिवील्ड दैट 28,000 ऑफ रॉ मटेरियल वाज स्टिल प्रेजेंट। अब 3,08,000 रुपये में से आपने माइनस कर देना है 28,000 को। सो यू नो दैट के आपके पास अब कितना जो है मटेरियल है जो डायरेक्ट यूज हो गया है आपकी कॉस्ट में। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही हो रही है जी। बिगिनिंग रॉ मटेरियल था 32,000 का, आपने परचेस किया 276 का, तो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया 3,08,000 का। इसमें से जब आपने एंडिंग इन्वेंट्री को लेस किया 28,000 को, तो अब आपको पता चला कि रॉ मटेरियल यूज हो गया प्रोडक्शन में कितना, 2,80,000 का। तो दैट इज अ सिंपल फार्मूला। आप किस तरीके से रॉ मटेरियल को चेक कर सकते हैं, बिगिनिंग में कितना था, परचेज कितने का किया, और अब एंडिंग में कितना है, तो आपको पता लगा कि इतना जो है रॉ मटेरियल वो डायरेक्टली यूज हो चुका है प्रोडक्शन में। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन टोटल 2,80,000। सो डायरेक्ट लेबर वाज 3,75,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड वाज 1,80,000। व्हाट वर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपका डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000 था, उसमें आपने डायरेक्ट लेबर लगाई 3,75,000 रुपये की, और फैक्ट्री ओवरहेड भी लगाया 1,80,000 का, तो अब आप बताएं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई है महीने के लिए। देख लेते हैं। तो इट्स सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल में आपने ऐड करना होता है डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। तो आपको पता लगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हुई है एक महीने की वो हुई है 8,35,000। 280 में हमने ऐड किया डायरेक्ट लेबर 375, फिर उसमें ऐड किया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 180, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 8,35,000। Beginning work in process was 1,25,000. Manufacturing costs incurred for the month were 8,35,000. There were 2 lakh of partially finished goods remaining work in process inventory at the end of the month. What was the cost of goods manufactured during the month? अब 1,25,000 रुपये का ऑलरेडी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस था, आपने उसमें जाके 8,35,000 रुपये का और ऐड कर दिया। सो 8 और 1 हो गए 9। 35 में 25 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 60। सो 960। अब 2 लाख का अभी भी पार्शली फिनिश गुड्स रिमेनिंग है, तो आप बताएं कि भाई कितने का रह गया। लेट्स सी। सो 125 का ऑलरेडी था, 835 हमने उसमें ऐड किया तो हमारे पास हो गया 960। उसमें से माइनस कर दिया हमने 2, जो अभी तक एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में है, तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कितनी आ गई, 7,60,000। अच्छा जी, नाउ थर्ड डिपार्टमेंट बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वाज 1,30,000। द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर द मंथ वाज 7,60,000। एट द एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वाज 1,50,000। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ। 1,30,000 पहले ही था, 7,60,000 रुपये को उसमें हमने ऐड कर दिया, हो गया 7,90,000। और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो अभी रह गई है वो रह गई है 1,50,000। सो 760 में से 150 करेंगे माइनस। देखते हैं। अच्छा जी, 130 प्लस 760 इज इक्वल टू 8,90,000। और इसमें से अच्छा जी 130 और 760 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 8,90,000। इसमें से जब हम माइनस करेंगे 1,50,000 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 7,40,000। so that is the third step of finished goods inventory। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे इसको। मैं आपको वंस रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने कैलकुलेशन किस तरीके से की रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की। सबसे पहले रॉ मटेरियल में आपके पास बिगिनिंग रॉ मटेरियल होता है, उसमें आप ऐड करते हैं जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, तो आपके पास आ जाता है अवेलेबल रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। इसमें से जब आप माइनस करेंगे एंडिंग रॉ मटेरियल को, तो आपको पता लगेगा कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में। दैट इज द आंसर 2,80,000। अब हमें मालूम करना है कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट कितनी है।
तो सिंपली आपने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर देना है डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, तो आपको पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है। अभी आपका सेकंड डिपार्टमेंट था वर्क इन प्रोसेस वाला। अब इसके पास आप जाएंगे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में। अच्छा जी, वंस अगेन सबसे पहले आपके पास क्या आता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद जब आप डायरेक्ट मटेरियल पे लगाते हैं डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो फिर अब ये कहाँ जा रहा है, आपके सेकंड डिपार्टमेंट में, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस में आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई है। जब वो आपके पास दोनों आ जाएंगे तो उसमें से आप माइनस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आपको लगेगा कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितनी आई है, फिर आपको पता लगेगा। अच्छा जी, ये सेकंड डिपार्टमेंट है। इसके बाद फिर हम जाते हैं थर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे कुछ फिनिश गुड्स होते हैं और उसमें फिर आपने ऐड करनी होती है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और उसमें से फिर आप एंडिंग जब माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। सिंपल। 130 प्लस 7,60,000 इज इक्वल टू 890। 890 में से माइनस किया 1,50,000 को, तो आपके पास आ गया 7,40,000। सो ये आपका प्रोसेस है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।